अच्छा जी, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में थोड़ा सा अगर हम इसकी डिटेल में चले जाएं, दिस इज अगेन ओ एंड एस लेवल बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा जी, ये जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, इसमें हमारे पास जो इशू नंबर 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार इस चीज़ को समझना। इसको समझ लोगे ना तो ये टॉपिक दुनिया का आसान तरीन टॉपिक है यार। इशू, और वैसे भी आसान तरीन है। इशू नंबर 1 क्या है जी? कि सम ट्रांजेक्शन, सारी नहीं, सम ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड बाय बैंक। तो बैंक कहाँ रिकॉर्ड करता है भला? इन बैंक स्टेटमेंट, ऑब्वियसली इन बैंक स्टेटमेंट। कि कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जो बैंक ने रिकॉर्ड किए हैं, कहाँ पे? बैंक स्टेटमेंट में। क्या हुआ? नॉट रिकॉर्डेड बाय, नॉट रिकॉर्डेड बाय सॉल्ट। सॉल्ट कहाँ रिकॉर्ड करता है? इन कैश बुक। तो यार ये है सबसे पहला इशू कि यार कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जो रिकॉर्ड की हैं, किसने? रिकॉर्डेड बाय बैंक, बट नॉट रिकॉर्डेड बाय सॉल्ट। सॉल्ट ने रिकॉर्ड नहीं की। भाई सबसे पहले मेरे जहन में ये आता है कि क्यों नहीं की? क्यों? सॉल्ट के पास अकाउंटेंट नहीं है। वाई जी? वाई? क्यों आपने रिकॉर्ड नहीं की जी? सॉल्ट ने क्यों रिकॉर्ड नहीं की? तो सॉल्ट ने इसलिए रिकॉर्ड नहीं की कि सॉल्ट के पास कोई एविडेंस नहीं था। अच्छा जी, तो एविडेंस क्यों नहीं था? या अब क्या ऐसा हो गया, एविडेंस मिल गया है? तो याद रहे, अब सॉल्ट के पास डाकिया आया है, पोस्टमैन, और पोस्टमैन ने सॉल्ट को क्या दिया है? बैंक स्टेटमेंट। सॉल्ट ने बैंक से आया एक डॉक्यूमेंट देखा है जो है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट बनाई बैंक ने, सॉल्ट ने बैंक स्टेटमेंट में से देखा, अच्छा बैंक ने रिकॉर्ड किया है और मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। सो भाई कुछ ट्रांजैक्शंस जो सॉल्ट ने, मैं फिर बता दूं यार, ये बड़ा मसला है यार, सम ट्रांजैक्शंस। और भाई सॉल्ट के पास अकाउंटेंट है, सॉल्ट ने कोई थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि एविडेंस नहीं था। अब एविडेंस मिल गया है, तो सॉल्ट के पास एविडेंस आने के बाद अब सॉल्ट क्या करेगा जी? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? सॉल्ट इनको रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड दोज एक्स्ट्रा लेजिट ट्रांजैक्शंस, एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शंस कहां पे? इन कैश बुक। फिर रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा अपडेटेड कैश बुक, अप टू डेट कैश बुक आ जाएगी जी। ये है जी सबसे पहला इशू कि यार देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शंस जो सॉल्ट ने रिकॉर्ड नहीं की थी। क्यों नहीं की थी? सॉल्ट के पास एविडेंस नहीं था। अब क्या हुआ है? अब बैंक स्टेटमेंट आई है, क्या करूंगा मैं? रिकॉर्ड करूंगा, और रिकॉर्ड करने के बाद अप टू डेट कैश बुक ले आऊंगा। वो अप टू डेट कैश बुक आते हुए कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस है, उसके लिए बैंकिंग सिस्टम को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जस्ट 2 मिनट। अच्छा जी, क्या ट्रांजैक्शन है जी? नंबर 1, बैंक चार्जेस जी। बैंक से आप लोगों ने कोई सर्विस ली, बैंक ने वो बैंक चार्जेस काट लिए, आपको पता ही नहीं था। आपको क्यों नहीं पता था? क्योंकि भाई अभी स्टेटमेंट ही नहीं आई, एविडेंस ही नहीं है। सर एसएमएस तो आता है ना? हाँ अब आता है यार, ये टॉपिक पुराना है। अब एसएमएस आ जाता है, लेकिन फिर भी हम एविडेंस का वेट करते हैं, क्योंकि रिटर्न एविडेंस जो होता है ना, उसके साथ ही हम जो है ना वो रिकॉर्डिंग हो जाती है। सो बैंक चार्जेस जी। बैंक चार्जेस क्या होती हैं जी? बैंक चार्जेस एक पेमेंट है। पेमेंट है जो अभी तक आपने रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि मैं सारा इशू नंबर 1 पे चल रहा हूं कि ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जो लेजिट थी लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी। अब मेरे पास एविडेंस आ गया, तो उनमें से एक थी बैंक चार्जेस। मुझे बैंक स्टेटमेंट से पता चला, अच्छा चार्जेस हैं, पेमेंट है, कर लेता हूं। क्या रिकॉर्ड करूंगा? पहली बात तो मैं फिर बता दूं यार, सॉल्ट के पास एक अकाउंटेंट था, उस अकाउंटेंट ने थोड़ा बहुत काम किया हुआ था,
और उसके पास एक कैश बुक का पहले ही बैलेंस था, अब उसको वो अपडेटेड बैलेंस कर रहा है, अपडेटेड कैश बुक बैलेंस। पहले ही हमारे पास एक बैलेंस था, दैट वाज गिवन बैलेंस। उस गिवन बैलेंस में कुछ एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करके हम बिल्कुल ठीक अप टू डेट क्लोजिंग बैलेंस निकालने में कामयाब हो जाएंगे। ये हमारे पास बीआरएस की फर्स्ट स्टेज है कि पहले भाई हम अपना ही काम ठीक करते हैं, क्यों हमने कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं की, क्यों नहीं की, हमारे पास एविडेंस नहीं था, अब एविडेंस आ गया है तो हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो बैंक चार्जेस एक पेमेंट है, बैंक चार्जेस से बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। डन जी। उसके बाद दूसरी एक पेमेंट हो सकती है स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर, यार स्टैंडिंग ऑर्डर भी जो है ना वो आप बैंक को, अपने बैंक अकाउंट को ऑर्डर लगा देते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर में डेट भी स्पेसिफिक होती है, डेट स्पेसिफिक और अमाउंट स्पेसिफिक। आप कहते हैं यार हर मंथ की 10 और 20 तारीख को मेरे यूफोन पोस्ट पेड में 1000 रुपया जमा करा दिया करो, बस आपने टेंशन नहीं लेनी। बैंक का हर 20 और 10 तारीख को 1000 रुपया यूफोन पोस्ट पेड में जमा करवा देगा। आपका ऑर्डर है, स्टैंड करता है, याद रहे ये भी एक पेमेंट है। तो सर आप पे ऑर्डर लाया, आप पे ही भूल गए, क्योंकि इंसान तो गलती का पुतला है ना जी, हम तो भूलते हैं, हम भूल गए, हमें याद ही नहीं रहा कि यार एक ये भी पेमेंट थी। फिर क्या हुआ, फिर आ गई बैंक स्टेटमेंट और लग पता गया, क्या लग पता गया कि यार एक ट्रांजैक्शन है जो रिकॉर्ड नहीं की, मैं उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ अच्छा यार पेमेंट ही है ना यार, क्या हो गया यार, स्टैंडिंग ऑर्डर, लो जी पेमेंट एक और रिकॉर्ड कर दी, खत्म जी। उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद है डायरेक्ट डेबिट। यार ये बैंकिंग टर्म्स हैं, ठीक है जी। डायरेक्ट डेबिट क्या होता है, हम बैंक को कह देते हैं यार, एक बंदा दिखा देते हैं जिसको हम कहते हैं जी अनस्पेसिफिक, अनस्पेसिफिक डेट एंड अमाउंट, डेट एंड अमाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने बैंक में जाके अपने मैनेजर साहब को बोल दूं कि मेरा बेटा जिदों आए, मतलब जिदों मर्जी जिन्हें मंगे इनू मना नहीं करना, तो दिस टाइप ऑफ पेमेंट इज डायरेक्ट डेबिट। बड़े खुश हुए हो गए ना। सो अनस्पेसिफिक डेट, अनस्पेसिफिक अमाउंट पे जो पेमेंट है, फिर क्या हुआ आपको याद ही नहीं रहा, आप तो गलती का पुतला है, बल्कि आप तो करते ही गलती हैं, तो हम भूल गए। बाद में क्या हुआ, बैंक बाद में डाकिया आया, डाकिया ने कहा ये ट्रांजैक्शन आपको बैंक स्टेटमेंट दी, बैंक स्टेटमेंट पे देख के पता चला कि कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो बैंक ने रिकॉर्ड की हैं, मैंने नहीं की। डिटेल में गया तो पता चला अच्छा मेरे ऑर्डर पे तो की थी। तो डायरेक्ट डेबिट, डायरेक्ट डेबिट। देन जी हमारे पास फिर एक और पेमेंट क्या हो सकती है, दैट इज डिसऑनर चेक। डिसऑनर चेक, आपने चेक डिसऑन हो गया, आपको पता ही नहीं चला, स्टेटमेंट आई पता चला। डिसऑनर चेक का मतलब क्या है, अब पैसे नहीं आए तो आपने गलती से बढ़ा लिए थे, माइनस कर दिए। ठीक है जी, मैं इसको पेमेंट तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि ट्रीटमेंट इसका भी पेमेंट वाला है। उसके बाद जी फिफ्थ क्या हो सकता है, दैट इज एनी इनकम। एनी इनकम, कोई इनकम जो आपके अकाउंट में डायरेक्ट आई। जैसे पाकिस्तान में अब डिविडेंड्स जो हैं वो डायरेक्ट अकाउंट में आते हैं, तो आपको तो पता नहीं चला, आपको तो स्टेटमेंट आई, स्टेटमेंट से देखा पता चला कि कुछ डिविडेंड्स आए हैं। डिविडेंड्स बेसिकली आपका वो पैसे हैं जो आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, तो आपको रिटर्न आया है, एनी इनकम। इसी तरह एक और है एनी इनकम टाइप डायरेक्ट क्रेडिट। आजकल हम टीचर्स को डायरेक्ट अकाउंट में स्कूल्स की तरफ से सैलरी मिलती है, तो हमें एकदम पता ही नहीं चलता, हमें तो कब पता चलता है जब बैंक से स्टेटमेंट आती है, हम देखते हैं अच्छा पैसे आए थे, तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, दैट इज डायरेक्ट क्रेडिट। अब बच्चा कहता सर जी डेबिट लिख दो, इत्थे लिख दो ताकि डेबिट है वे, क्रेडिट लिख दो इत्थे लिख दो है वे। तो यार ये बैंक के लिए सोचो, बैंक क्रेडिट करता है तो बैलेंस को बढ़ाता है, क्योंकि बैंक के लिए लायबिलिटी है ना। मैंने आपको पहले लेक्चर में यही तो सिखाया है कि आपके लिए बैंक एक एसेट है और एसेट की नेचर डेबिट होती है, और बैंक के लिए आप सॉल्ट एक क्या है, लायबिलिटी, और लायबिलिटी की नेचर क्रेडिट होती है। तो बैंक ने तो क्रेडिट ही करना है ना जब काम करना, और डेबिट करना है जब
क्रेडिट करना है तो बढ़ाना है, डेबिट करना है तो कम करना है। तो यार ये एक कैश बुक का क्लोजिंग आ जाएगा, ये क्लोजिंग ही हमारा बैलेंस शीट में जाता है। और याद रहे वो जो एक चीज आपके जेहन में बार बार आ रही है, दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अब बनेगी, और ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं करते। इसको हम किस तरह करेंगे, जिस तरह हम अकाउंट मेमोरेंडम होता है, ये डेबिट क्रेडिट इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम बगैर डेबिट क्रेडिट के सीखेंगे कि क्या करना है। ठीक है जी।